हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये दो खत्म करने हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 16 खत्म करने की। तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, फिर 16 पे चलेंगे। ठीक। तो 20 क्या कहता है, पीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल अ टाइप ऑफ ट्रिपिकल ब्रांड ऑफ टिफन बॉक्स। टिफन बॉक्स है अंडर इट्स ओन ब्रांड। ओके, तो कहता है भैया एक पीआर जो लिमिटेड है अपने खुद के ब्रांड का टिफन सर्विसेज बॉक्स बनाते हैं। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 1,20,000 यूनिट पर ईयर, डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर। ये कह रहा है कि हमने एक प्लांट लगाया, उस प्लांट के अंदर हम टिफन बॉक्स मैन्युफैक्चर करेंगे और वो प्लांट की एक साल की जो कैपेसिटी है वो है 1,20,000 यूनिट। इसका मतलब कि प्लांट की जिस प्लांट पे जो प्लांट इंस्टॉल करा है, जिस प्लांट में टिफन बॉक्स बनेंगे उसमें 1,20,000 यूनिट से ज्यादा टिफन बॉक्स नहीं बन सकते। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1,20 की है, जिसको हमने हर महीने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा, जो कि 10,000 रुपए पर मंथ अब बना सकते हो। अगर एक महीने में, एक साल में 1,20,000 यूनिट बनते हैं तो एक महीने में 10,000 हो गए। डिवाइड कर दिया 1,20,000 को 12 से। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड द फ्लोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट विच आर एज फॉलो। जो कंपनी का जो कॉस्ट अकाउंटेंट था उसने क्या करा, कुछ जो प्रोडक्ट में, जो टिफन बॉक्स बनाने में जो मटेरियल, रॉ मटेरियल खर्चे, एक्सपेंसेस वगैरह लगेंगे उसको बताया। कहा कि रॉ मटेरियल लगेगा 20 रुपए हर यूनिट पर। कहता है एक यूनिट अगर आप टिफन बॉक्स बनाते हैं, मतलब एक टिफन बॉक्स बनाने में 20 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, 12 रुपए की डायरेक्ट लेबर लगेंगे, 2 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे। मैंने कहा था ना, जब भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा वो इमीडिएटली आपको बताएगा। ठीक है, ठीक। 2 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे और 16 रुपए की वेरिएबल ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे, और 3 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट, मतलब ये अमाउंट पे दे रखी होती है, मैक्सिमम पर यूनिट नहीं होती फिक्स कॉस्ट। तो क्या बोला, अगर आप एक टिफन बॉक्स, देखो फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि 10 यूनिट बनाओगे, 20 यूनिट बनाओगे, 30 यूनिट बनाओगे, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाली है। तो डिसीजन मेकिंग में कभी फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ डिसीजन मेकिंग में। ये नहीं टोटल कॉस्ट में नहीं करना, टोटल कॉस्ट में तो फिक्स कॉस्ट सब कॉस्ट आती है। जब आप डिसीजन ले रहे हो तब फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है डिसीजन पर। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था बीसी की क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखे हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, फिक्स को 3 लाख रुपए। सेमी वेरिएबल ओवरहेड भी दे रखे हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड कहता है 7500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी, एडिशनल 2500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ। कहता है 7500 रुपए पर मंथ। अगर आप 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो तो 7,500 रुपए आएगा, और अगर आप 50 से 25 और बढ़ा दोगे तो 2500 और आ जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 50% कैपेसिटी पर यूटिलाइजेशन कर रहे हो प्लांट का, मतलब प्लांट अगर 100% 1,20,000 है, अगर आप 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो तो 7500 की कॉस्ट आएगी पर मंथ। और कहा कि अगर आप 50 से 25 और बढ़ा देते हो, मतलब 75 पे कर देते हो, मतलब 25 और इंक्रीज कर देते हो तो 2,500 एडिशनल कर देना, 7500 तो आएगी ही आएगी, प्लस 25% बढ़ाने पे 2,500 और आएगी। ऐसा कह रहा है, ये इतनी लाइन ऐसे कही है। क्या इसका ट्रीटमेंट होने वाला है दोस्त, क्या इसका ट्रीटमेंट होने वाला है वो मत समझिए, पहले ये समझिए कि अगर आप 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हो तो 7,500 रुपए का पर मंथ के हिसाब से सेमी वेरिएबल ओवरहेड बनते हैं। और अगर आप 50% से 25% और बढ़ा दोगे तो एडिशनल 2500 पर मंथ लगेगा, मतलब 7500 तो लगेगा ही, 2500 रुपए एडिशनल लगेगा अगर आपने 25% और कैपेसिटी बढ़ाई हर 25% में, एवरी एडिशनल। और अगर आप फिर 25% बढ़ाते हो, 25 और बढ़ा देते हो और 100 कर देते हो, 100% कैपेसिटी लेस करते हो, तो 7500 तो लगेंगे, 2500 इस तरह के लगेंगे, और फिर 7500 तो पहले के, 2500 दूसरी वाली 25% और तीसरी वाली 25%, मतलब 50% में तो 7500 लगेंगे। हर 25% बढ़ाने पे 2500 लग जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा सर बताइए, 5 6 13,500। ठीक है, 12,500, 12। ठीक है। बी क्या कहता है, द प्लांट वाज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर 2016 एट 100% कैपेसिटी द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर। बहुत डिफरेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन से आप क्या होगा, आपकी थिंकिंग लेवल और डेवलप हो जाएगी। ये क्वेश्चन करने से आप सोचने का आपका लेवल है वो बढ़ता चले जाएगा कि इस टाइप के भी हो सकते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है पहले 7 महीने पे तो 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे, पहले 7 महीने में 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे, अगले 5 महीने 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करी। एक प्लांट की कैपेसिटी, एक प्लांट लगाते हैं तो 1,20,000 यूनिट बनाती है वो, तो उसका 50% करेंगे तो कितना आएगा 60,000। तो पहले 7 महीने 50% और अगले 5 महीने 100%। द सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट 7 मंथ, देख रहे हो 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2016 तक 7 महीने हो गए। कहता है 69 पर यूनिट फिक्स्ड है। कहता है पहले 7 महीने का सेलिंग प्राइस है 69 रुपी एक यूनिट बेचने पर। द फर्म हैज बीन मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइस टू मीट इट एनुअल प्रॉफिट टारगेट। और कहा कि फर्म ने मॉनिटर करा, देखा प्रॉफिटेबिलिटी और सेलिंग प्राइस को रिवाइज करने की कोशिश करी और कहा कि हमारा जो एनुअल प्रॉफिट टारगेट है वो 8 लाख रुपए है। तो आपको बताना है कि जो नेक्स्ट 7 महीने होंगे, नेक्स्ट 5 मंथ होंगे, देखो पहले 7 महीने का तो टोटल 12 महीने होते हैं, पहले 7 महीने का सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है जो कि निकला 69, और कंपनी का जो प्रॉफिट टारगेट है वो 8 लाख रुपीस है। अब मान लो 69 पर यूनिट के हिसाब से यहां पर मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए पहले 7 महीने में, तो अब कितना और बच गया रिमेनिंग 3 लाख रुपए। तो 3 लाख अगले 5 महीने में कमाना है आपको। अब 8 लाख का टोटल एनुअल टारगेट है, 8 लाख का टोटल एनुअल टारगेट है। मान लेते हैं कि पहले 7 महीने में 69 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 5 लाख कमा ले, तो अगले 5 महीने में कितना कमाना है, कम से कम 3 लाख कमाना है। तो कह रहा है क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए अगले 5 महीने में। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द पीरियड 1 अगस्त 2016 जो कि 31 जुलाई के बाद होगा और 31 दिसंबर 2016 तक 5 महीने हो गए। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट क्लियरली शो द टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट आल्सो प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। कह रहा है इस पीरियड का प्रॉफिट निकालो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सजेस्ट करो, टोटल कॉस्ट निकालो और कॉस्ट पर यूनिट सजेस्ट करो कॉस्ट शीट बनाकर। पहला दूसरा कह रहा है, पहला है हमारा 1 जनवरी 2016 से पहले 7 महीने और अगले 5 महीने, ठीक है जी। ये जो प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनानी है वो दोनों की बनानी है, इसकी भी उसकी भी, पहले 7 महीने की भी कॉस्ट शीट, अगले 5 महीने की कॉस्ट शीट, पहले 7 महीने का टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, अगले 7 महीने का टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट, मतलब दोनों पीरियड की बनानी है, तो हमें 2 कॉलम बनाने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सर आज की इस क्लास के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22। आइए तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट शीट स्टेटमेंट बनानी है जो हमें कॉस्ट शीट के बारे में बताएगी। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, तो आप 2 कॉलम बना लीजिए दोस्त। सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, यहां हम कर रहे हैं 50% कैपेसिटी, और यहां पर क्या चल रही है 50% कैपेसिटी, और यहां पर अगले 100% कैपेसिटी, ठीक है यही लिख लो पहले आप। 50% कैपेसिटी कहां से कहां है, 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2016 तक, ठीक है जी। और यहां पर 1 अगस्त 2016 से 31 दिसंबर 2016, यहां तक क्लियर है, ठीक, ठीक है। अच्छा, और यहां पर कितनी यूनिट है, आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने कहा इफ, ये वर्किंग नोट बना देना, इफ कंपनी यूटिलाइज 100% कैपेसिटी देन टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड पर ईयर विल बी कितना, 1,20,000। अगर कंपनी 100% कैपेसिटी पूरे साल काम करती है तो 1,20,000 यूनिट बना पाएगी एक साल में। तो मैंने कहा बताओ
ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए इसको, आपको लिखना वही है, बस नाम वो करना चेंज। कंपनी यूटिलाइज 100% कैपेसिटी, अगर कंपनी 100% कैपिटल यूज करती है तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस पर ईयर कितना होगा? टोटल यूनिट प्रोड्यूस पर ईयर बता दो कितना होगा? तो हमने कहा सर 1,20,000 यूनिट। अगर कंपनी अपनी 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करती है तो टोटल पर यूनिट 1,20,000 होगा, है ना, एक साल में। ये क्वेश्चन में गिवन था पहले से, हमने कोई निकाला थोड़ी ना, ये तो पहले से पता था हमारे को। अब मैं कह रहा हूं मुझे बताओ टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड पर मंथ कितना होगा? टोटल यूनिट प्रोड्यूस पर मंथ कितना होगा? पर ईयर तो निकाल दिया, पर मंथ बता दीजिए। अगर कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करती है तो एक साल में कितनी यूनिट बना पाएगी? 1,20,000। और एक महीने में कितनी बनाएगी? मैंने कहा 10,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 तो 10,000 है। तो कंपनी 10,000 यूनिट बनाएगी एक महीने में, अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करती है तो। समझ लीजिए क्या कह रहा हूं मैं तो कंफ्यूज हो जाएगी। अभी ऊपर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस करिए एक साल में प्रोड्यूस करती है, अगर कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करेगी तो एक साल में 1,20,000 और पर महीने में 10,000। मैंने आपसे पूछा अगर वो 10,000 जो आया पर महीने का वो कब प्रोड्यूस होगा? अगर कंपनी एक महीने में 100% यूटिलाइज करती है, मतलब हर महीने अगर कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करती है प्लांट का पूरा यूटिलाइजेशन करती है, 100% यूटिलाइज करती है, तब जाकर एक महीने में 10,000 यूनिट बनेगी और एक साल में वो 1,20,000। तो पहले 7 महीने की अगर मैं बात करूं तो पहले 7 महीने में 100% नहीं 50% यूटिलाइज करी है। तो इफ कंपनी यूटिलाइज 50% कैपेसिटी, इफ कंपनी यूटिलाइज 50% कैपेसिटी, अगर कंपनी 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेगी तो एक साल में कितने? अगर पूरे साल 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेगी तो, अगर पूरे साल 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करती है तो एक साल में 60,000 यूनिट बन पाएगी, क्योंकि 100% में 1,20 तो 50% में 60,000। और अगर कंपनी कुछ महीने तो 50 कर रही है और कुछ महीने 100 कर रही है, तो इस केस के अंदर कैसे करना पड़ेगा? तो मैंने कहा इस केस के अंदर 2 पार्ट करने होंगे। 2 पार्ट ये करने होंगे कि जितने महीने 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे उतने महीने तो 10,000 का आधा कर देना। अरे एक महीने में 10,000 यूनिट पड़ती है, एक महीने में 10,000 यूनिट का मैन्युफैक्चर करता है अगर 100% कैपिटल यूटिलाइज करी तो मैंने कहा सिंपल सी बात है। देखिए ये हो गए पहले 7 महीने, ये हो गया 1 जनवरी से 2016 से 31 जुलाई 2016, और यहां चालू हुआ 1 अगस्त 2016 से 31 दिसंबर 2016, ये ठीक है। अच्छा मुझे बताओ पर महीने कितना 100, अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो तो 100% कैपेसिटी में अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होती है तो पर महीने अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करता है एक महीने में तो पर महीने 10,000 है, तो 7 महीने में कितना हो जाएगा? 70,000। अरे गलत कह रहा हूं ये सही है? सही है। अरे मेरे दोस्तों ये बताइए कि अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो एक महीने में 10,000 होते हैं, तो 7 महीने में कितने? 70,000 ना। और इधर अगर मैं कहूंगा तो इन 5 महीने में कितने होंगे? ये 7 महीने हैं तो 7 महीने में 70,000 और 5 महीने में 50,000। गलत है क्या? नहीं, 50,000 अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करी तो 100% अगर कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो 7 महीने में 70 और 5 महीने में 50,000। बट पहले 7 महीने में 100 थोड़ा करिए। तो अगर ये यहां पर 100% यूटिलाइजेशन थोड़ी ना हुआ है पहले 7 महीने में, पहले 7 महीने में तो 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करी थी। तो मुझे बताओ अगर मैं 100% यूटिलाइज करता पहले 7 महीने में भी तो 70,000 यूनिट बना देता, पर क्योंकि 50% यूटिलाइज करिए तो इसका आधा कर देंगे, 70,000 डिवाइडेड बाई 2, आधा कर दो भैया, 35,000 ही बना पाए। आपको बस यही समझना है। पर अगले 7 महीने, अगले 5 महीने में ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगले 5 महीने में 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है। बस यही समझना है, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, बस यही था। ये क्वेश्चन में पता है क्या है? सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं? सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर प्लांट 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करती है तो 1,20,000 यूनिट बनाएगी,
पर प्लांट ने पूरे साल 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करी है, तो हमने आंसर कर दिया पूरे साल का। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि कुछ महीने तो 50% और कुछ महीने 100%। तो पहले आप ये निकालो पर मंथ कितना था 100%। अगर 100% यूटिलाइज कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो पर मंथ कितने मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमने कहा 10,000 पर मंथ। अगर कंपनी प्लांट का 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करे तो 10,000 पर महीने के हिसाब से वो बना देगी, यूनिट प्रोड्यूस कर लेगी। पर कंपनी ने तो करा ही नहीं। तो कंपनी ने पहले 7 महीने में 50% और अगले 5 महीने में 100%। तो ये तो ठीक है दोस्त, ये तो ठीक है कि पहले 5-7 महीने में, अगले 7 महीने में 50% ठीक है। अगले 5 महीने में जो 100% यूटिलाइज करा उसका तो 50 आने था, क्योंकि 10,000 पर मंथ के हिसाब से 50,000। पर इस वाले में पार्ट में ये गलत क्यों है, क्योंकि 100% में अगर 70,000 यूनिट प्रोड्यूस करते तो 50% में कितनी करते बताओ, 35,000 पे आधा कर देंगे। तो इस तरीके से समझना है आपको, ठीक है। तो पहले 7 महीने में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी बताओ, पहले 7 महीने में इस दौरान हमने 35,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, इस दौरान 50,000 आया समझ में, क्योंकि यहां 100% थी तो 50,000 पे 10,000 पर मंथ के साथ 50,000, और यहां 50% थी तो 7 महीने के हिसाब से 70 होता, आधा कर दिया तो 50,000। अब करेंगे यहां पर, बस इतना सा समझना था। अब देखो रॉ मटेरियल यूनिट के हिसाब से आ जाएगा, अब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस यही समझना था। अब देखना कितनी जल्दी हो जाएगा। रॉ मटेरियल बता दो, सबसे पहले क्या था रॉ मटेरियल। सर ये कहां लिखा हुआ था कि पहले 7 महीने 50% और अगले 5 महीने 100%, तो ये यहां लिखा था, देख लो एक बार, ये यहां पर लिखा हुआ था कि प्लांट वर ऑपरेट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 7 मंथ एंड 100% कैपेसिटी रिमेनिंग मंथ, मतलब रिमेनिंग 5 बच गए। रॉ मटेरियल कितने का था, कह रहा जी रॉ मटेरियल जो था हमारे पास वो 20,000 रुपए का था। रॉ मटेरियल कितने, सॉरी 20 रुपए पर यूनिट। तो अगर मैं कह रहा हूं 35,000 है तो 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से था, 20 रुपीज पर यूनिट। आपको पता है यूनिट आपको सामने पता है, जितनी यूनिट बनाओगे उतना मटेरियल खर्च होगा, जितनी यूनिट बनाओगे उतना मटेरियल खर्च होगा, डायरेक्ट वेरिएबल है। तो बताइए दोस्त, 35,000 यूनिट अगर बनाता हूं पहले 7 महीने में, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, कितना आ गया 7 लाख। तो रॉ मटेरियल में कितना खर्चा होगा 7 लाख, और इधर 50,000 यूनिट बनती है तो अगले 5 महीने 50,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा 10 लाख। बस यही तो करना है, सब यूनिट वाइज तो दे रखा है। आ जाओ, अगला क्या है, डायरेक्ट लेबर 12 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर 12 रुपए पर यूनिट, कितना आ जाएगा ये भाई, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो भाई। एक यूनिट पे यहाँ पर 4,20,000 लगे, एक 35,000 यूनिट बना रहे हो और 12 रुपए हर यूनिट के हिसाब से पैसा लगेगा, तो आ गया 50,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 6 लाख रुपए। मुझे बताओ ये समझ नहीं आया हो तो, बस जितनी यूनिट बनाओगे हर यूनिट पे 12 रुपए। अब यूनिट यहाँ पर दिख रही है आपको पहले से। अब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 रुपए पर यूनिट, तो ये आ जाएगा 70,000 और ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। इन तीनों का टोटल करेंगे तो बताओ क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट 7 लाख, 4,20,000 और 70,000, ये आ गया 11,90,000, 10 लाख, 6 लाख और 1 लाख, ये आ गया 17 लाख। ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यही ऐड करते हैं ना, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, ना तो बता रखा है फैक्ट्री है ना कुछ है ना सब कुछ दे रखा है, सिर्फ कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड है। तो इसमें ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, अलग अलग नहीं दे रखा, इसमें लिख देंगे ऑल ओवरहेड, जिसके अंदर ऑल ओवरहेड डाल देते हैं, जिसमें सेलिंग, प्रोडक्शन और सेलिंग का सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, और फैक्ट्री। क्योंकि दोस्तों वहां पर अलग अलग ब्रेक करके नहीं दे रखा, वहां पर लिखा सिर्फ ओवरहेड है जिसके अंदर वेरिएबल है और फिक्स्ड पार्ट है। तो ठीक है, हमने कहा ऑल ओवरहेड, क्योंकि हम ब्रेक करके लेते दे रहा नहीं रहा था तो हमने कहा इकट्ठा ले लो भाई। ऑल ओवरहेड के अंदर क्या क्या आ जाएगा ये जानो, ऑल ओवरहेड के अंदर आ जाएगा भैया फैक्ट्री का भी, ऑफिस का भी और सेलिंग का भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी, सब आ जाएगा इसके अंदर। ऑल ओवरहेड में अगर बात करूं तो इसके अंदर 2 पार्ट है, एक है वेरिएबल पार्ट और एक है फिक्स्ड पार्ट। एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। वो कह रहा है जी देखो वेरिएबल जो पार्ट है और एक सेमी वेरिएबल भी तो है, देखो यहां पे लिखा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है और सेमी वेरिएबल। देखो ये वेरिएबल ओवरहेड
फिक्स्ड ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो तीन तरीके के हैं। सेमी वेरिएबल तीनों आ जाएगा यहाँ पर। देखेंगे दोस्त कैसे करना है। वेरिएबल ओवरहेड में तो कुछ भी नहीं करना, वो आपको दे रखा है 16 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 16 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो आप कर दो काम इसमें 16 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो मैंने कहा भाई देखो पहले 50% यूज करे तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 16, इसमें तो आ जाएगा 5,60,000। और इधर कितना आ जाएगा 50,000 यूनिट है, 16 रुपए के हिसाब से 8 लाख आ जाएगा। ये तो वेरिएबल वाला तो सिस्टम आ गया। अब अगर बात करें हमारी फिक्स्ड की, तो इसमें क्या करेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो मेरे को दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख रुपए दे रखा है। अब 3 लाख को कैसे बांटूं, क्योंकि ये 3 लाख जो है वो 12 महीने का है। कितने महीने का है, 12 महीने का। फिक्स्ड ओवरहेड जो मुझे दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 3 लाख रुपए पूरे साल का ना। अब पूरे साल का 3 लाख रुपए, तो कैसे करूं, यूनिट के हिसाब से नहीं बांटते कभी फिक्स्ड को। फिक्स्ड को कभी भी आप यूनिट के हिसाब से नहीं बांटोगे दोस्त। क्यों नहीं बांटोगे, क्योंकि 3 लाख का जो रेंट आप दे रहे हो फैक्ट्री का, वो यूनिट के हिसाब से नहीं, वो मंथ के हिसाब से बढ़ना चाहिए। अब हर महीने का रेंट देखो ना, कि अगर 3 लाख रुपए पूरे साल का है तो पर महीने का कितना। तो मैंने कहा अगर 3 लाख रुपए पूरे साल का है तो एक महीने का 25,000 रुपए रेंट हो गया। तो पहले 7 महीने का रेंट निकल जाएगा, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 7, एक 75,000 रुपए। क्या प्रॉब्लम है क्या कोई। यूनिट के हिसाब से मत बांटना, गलत हो जाएगा। यूनिट के हिसाब से रेंट नहीं लगता, यूनिट बढ़ाने घटाने से रेंट कम मत होगा, मुझे बताइए। पहले 7 महीने में अगर 1,75,000 का रेंट है, तो आप उसमें 1 यूनिट बनाओ या 10,000 यूनिट बनाओ या 1 लाख बना लो, क्या वो रेंट 1,75 से कम हो जाएगा क्या। तो अगर आपने ये 3 लाख को यूनिट के हिसाब से बांट दिया ना, तो आप इसको वेरिएबल ट्रीट कर रहे हो। भाई यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, ना कि फिक्स्ड। क्यों, क्योंकि आप कहोगे भाई देखो पहले सात महीने में तो 35,000 यूनिट बनाई, तो वहां पर रेंट कम होगा। और देखो ये 7 महीने में कम यूनिट बना रहा हूं तो रेंट कम हो जाएगा, और 5 महीने में ज्यादा यूनिट बना रहा हूं तो रेंट ज्यादा हो जाएगा। ऐसा होगा कभी। जितने महीने ज्यादा होंगे रेंट उतना ही तो महीने का होगा। आप समझिए, आपने घर पे किराए पे लिया, 7 महीने घर को यूज करोगे तो 7 महीने का रेंट देना पड़ेगा, 5 महीने यूज करोगे तो 5 महीने का। तो जितने मंथ के हिसाब से आपको फिक्स कॉस्ट को बांटनी है, यूनिट के हिसाब से मत बांटिएगा, गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली गलत है ना। अगर मैं 7 महीने में 1 यूनिट बनाऊं तो रेंट तो पूरे 7 महीने का ही जाएगा या 1 यूनिट के हिसाब से जाएगा, 7 महीने का। इसलिए यूनिट के हिसाब से नहीं बांटना चाहिए। सेमी वेरिएबल की बात कर रहा था कि अगर 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हो, कहता है अप टू 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे तो 7,500 पर मंथ के हिसाब से होगा। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा है, अप टू 50% में 7,500 पर मंथ है ना, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 7। अरे पहले 7 महीने में तो 50% थी, तो 7,500 पर मंथ, तो 7 महीने का कितना आ जाएगा 7,500 मल्टीप्लाई बाय 7, 52,500। ठीक है जी। और अगला अगर अगले 7,500, देखो 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 ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही समझाया था। कहता है अगर आप 25% और बढ़ाओगे तो 7,500 तो लगेंगे, 2,500 एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर 25 और बढ़ाओगे तो 7,500 तो लगेंगे, 2500 और ऐसा। हर 25% बढ़ाने पे एडिशनल 2500 देने होंगे, एडिशनल 2500, मतलब पहले 7,500 तो देने ही है। तो यहां तो 50 से सीधा 50 और बढ़ा दिया। तो 50 से 50 और बढ़ाने का क्या फायदा मतलब हुआ कि पहले 50 में 7,500 पर मंथ, अगले 25 में 2,500 पर मंथ, फिर अगले 25 में 2,500 पर मंथ। तो कितना हो गया टोटल 7,500 और 7,500, तो पहले 50 में, फिर नेक्स्ट 25 में 2,500 ऐड कर दो, और फिर नेक्स्ट 25 में 2,500 ऐड कर दो, तो टोटल पूरे 100% का 12,500 के हिसाब से हो गया। तो 12,500 रुपए खर्च होंगे, और 5 महीने ही 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करिए, तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 62,500 आ जाएगा। लो जी, बात क्लियर है। ठीक है जी। जब सारे ओवरहेड को जोड़ देते तो आता है कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आता है दोस्त, कॉस्ट ऑफ सेल। भाई सारे ओवरहेड जोड़ देते हो, ऑफिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, फैक्ट्री का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। तो बताइए 11,90,000, 11,90,000 प्लस 5,60,000 प्लस 1,75,000 और प्लस 52,500, यह आ जाएगा 19,77,500, 19,77,500। इधर 17 लाख, इधर तो डाला ही नहीं, 30,000, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो इधर आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 1,25,000 रुपये। अरे 7 महीने की इधर हो गई, 5 महीने के लिए इधर हो गया, महीने के हिसाब से बांट दी। तो 17 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 62,500, यह आ गया आपके पास 26,87,500, 26,87,500। इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट का कमाल क्या होगा, ऐड करेंगे प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो इधर का तो दे रखा है 69 रुपीज पर यूनिट। कह रहा था देखो पहले 7 महीने का प्रॉफिट फिक्स है 69 रुपए, अगले 5 महीने का आपको बताना है, और टोटल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट 8 लाख रुपए होनी चाहिए पूरे साल की। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है 69 रुपीज पर यूनिट, ठीक है ना। और क्या है पहले 7 महीने 7 महीने का, पहले 7 महीने का। तो मैंने कहा देखो पहले 7 महीने में तो 35,000 यूनिट बनाई, तो बेची भी 35 होगी, तो मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा जितनी बनाई होगी उतनी बेच दी होगी। तो 2,45,000 का प्रॉफिट आया, 2,45,000 का प्रॉफिट आया। 2,45,000 का प्रॉफिट आने के बाद यहां पर आ जाएगी सेल, सेल 19,77,500, क्या आ जाएगा 22,22,500, 22,22,500। ये टोटल प्रॉफिट इन दोनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 8 लाख, ये टारगेट था, ये समझाने वाला था मैं कि भैया टोटल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट टारगेट 8 लाख रुपीस, पहले 7 महीने में इतना प्रॉफिट, तो अगले में बैलेंस फिगर से आ जाएगा क्या, हाँ 8 लाख में, ये 8 लाख में अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ प्रॉफिट यहां कमाना पड़ेगा। तो 8 लाख माइनस 2,45,000, तो आ गया 5,55,000 रुपए आ गया दोस्त। और इसको मैं कहूंगा बैलेंसिंग फिगर, क्या कहेंगे इसको, बैलेंसिंग फिगर। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे करके 8 लाख दिखाने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये आपको या तो वर्किंग नोट में शो करना होगा। 69 के हिसाब से 35,000 पे 2,45,000, दोनों को मिलाकर एनुअली 8 लाख होना चाहिए, प्रॉफिट टारगेट है, ये टारगेट था हमारा। 8 लाख पूरा करने के लिए 2,45 तो पहले 7 महीने में, तो रिमेनिंग कितना पूरा और करना पड़ेगा 5,45, तो इधर सेल कितनी आ जाएगी 26,87,500 और 5,55,000, तो हो जाएगा आपके पास 32,42,500, 32,42,500, ये आ गई सेल। तो बस सेल आ गई यहाँ पर, और सेल आने के बाद आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, सेल पर यूनिट, जो आपको चाहते हो वो निकाल लो। तो एक एक करके निकालता हूं दोस्त, कॉस्ट पर यूनिट, फिर प्रॉफिट पर यूनिट, फिर सेल पर यूनिट, तीनों निकाल लेंगे। भाई देखो ये आएगा, ये सब होगा 35,000 से डिवाइड, ये होगा 50,000 से डिवाइड, तो 19,77,500 की कॉस्ट आई 35,000 यूनिट बनाने में, 19,77,500 डिवाइड बाई 35,000, तो आया 56.5 पर यूनिट कॉस्ट। 2,45,000 रुपये कमाए 35,000 यूनिट पे, तो 69, 2,45,000 डिवाइड बाई 35,000 यूनिट है, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 69। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो मैंने गलती कर दी। अरे यार ये सेलिंग प्राइस फिक्स्ड ही दोस्त, यहाँ ये नहीं था, ये था, सॉरी मेरे से मिस्टेक है, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए एक बार। वही मैं कह रहा हूँ अलग कैसा आ रहा है दोस्तों। वो 69 जो पर यूनिट दे रखा था ना, वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था, मतलब ये 69 पर यूनिट था फॉर 7 मंथ, ये रहा था, और मैंने वो प्रॉफिट समझ लिया उसको। ठीक कर लो सर इसको थोड़ा, देखो 35,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 69, ये आ गया 24,15,000, ठीक है जी 24,15,000। अब दोनों ने डिफरेंस करके बैलेंस फिगर आ जाएगा। प्रॉफिट नहीं बता रखा कितना है, बस ये बता रहा है इन दोनों को जोड़कर एनुअल होता है 7 महीने 5 महीने का 8 लाख प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए 8 लाख आना चाहिए। सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 1 जनवरी से, ये सेलिंग प्राइस है 69 पर यूनिट, प्रॉफिट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस है, वो गलती से मैंने प्रॉफिट समझ लिया उसको। सेलिंग प्राइस दे रखा है 69 पर यूनिट के हिसाब से, तो 35,000 यूनिट है पहले 7 महीने में, 69 के हिसाब से 24,15,000, दोनों में डिफरेंस करेंगे 24,15 माइनस 19,77,000, 77,500, 19,77,500, ये आ गया 4,33,500, ये आया प्रॉफिट बैलेंस फिगर से। 4,37,500 यहाँ पर दोनों मिलाकर 8 करना है, तो इस 8 लाख को डिवाइड कर दो इससे, माइनस कर देता हूं, तो ये आएगा 3,62,500, समझ लो। दोबारा देखेंगे, इतनी तो कॉस्ट है दोनों की, ये तो दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस मुझे इसका दे रखा था, इसका नहीं पता, इसके सेलिंग प्राइस से इसके सेलिंग प्राइस आने की वजह से मैंने दोनों से डिफरेंस करके
इन दोनों का डिफरेंस करके मैंने क्या निकाला, ये निकाल दिया, और इन दोनों को जोड़ने का 8 लगाना चाहिए, तो 8 में से ये माइनस करा, ये आ गया। क्लियर है? दोनों को ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ गया। देखो आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, 3,62,500, ये आ गया 30,50,000। बस ये वो गलती से मैंने 69 को ऊपर प्रॉफिट मान लिया था। ये करने के बाद इस तरीके से आएगा आंसर। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद 8 लाख आना चाहिए भैया, दोनों को जोड़ने का 8 लाख आना चाहिए। तो ये पता चल जाएगा इन दोनों की वजह से, 8 में से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। होपफुल आपको क्लियर है। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो अब। 4,37,500, 4,37,500 डिवाइडेड बाई 35,000, ये आ गया 12.5 रुपए पर यूनिट, 12.5 पर यूनिट, ये आया प्रॉफिट। इसको डिवाइड करेंगे, 24,15,000 डिवाइड बाई 35,000, ये आएगा 69 पर यूनिट। इसको 50,000 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ 50,000 यूनिट थी, तो 26,87,500 डिवाइड बाय 50,000, ये आ गया 53.75 पर यूनिट। वैसे कॉस्ट भी कम हो गई, यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट कम हो गई। 3,62,500 डिवाइड बाई 50,000, प्रॉफिट भी कम हो गया। 30,50,000 डिवाइड बाई 50,000, 61 रुपीज पर यूनिट, और ये आपका सेलिंग प्राइस। दोस्तों कभी कभी जब मिस्टेक होती है तो वो समझिए कि एक गलती से पूरी कॉस्टिंग में बाकी के रिमेनिंग जो बच जाता है वो सारा आंसर गलत जाता है। भले स्टेप बाय मार्किंग तो होती है, हो जाता है ह्यूमन बीइंग से, तो गलती तो हो जाती है इसमें, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे से गलती होगी तो मैं तो सुधार लूंगा। यहाँ पर पेपर में आप गलती करके आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 69 ये हाँ ध्यान लिख दिया, चलो कोई नहीं। ये कॉस्ट पर यूनिट जो बोला था सब निकाल दिया दोस्त, खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना। स्टडी मैट वाले क्वेश्चन तो हो गए, लास्ट क्वेश्चन है ये जिसमें स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, आइए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये एक चैप्टर से रिलेटेड है जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जॉब कॉस्टिंग में सिमिलर टू कॉस्ट शीट होता है, उसके अंदर भी कॉस्ट शीट ही बनती है, पर वहाँ पर जॉब से रिलेटेड काम होता है। ठीक है, उतना ध्यान नहीं देंगे जॉब क्या है क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड्स है वो देखने हैं। तो कह रहा है डाटा देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है हमसे। कहता है फ्लोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी फ्रॉम द मार्च ऑफ मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च 2017 के महीने का कुछ रिकॉर्ड दे रखा है कंपनी का, कॉस्ट रिकॉर्ड। कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब एज 1 मार्च 2016। तो जॉब नंबर A99 एक ये जॉब है, जॉब नंबर A77 एक ये जॉब है। दो टाइप की जॉब है हमारे पास, नाम दे दिया जॉब का, दो प्रोडक्ट मान रहे हैं, मान लो 2 जॉब मान लो। ठीक है, तो जॉब नंबर A99 एक जॉब है और जॉब नंबर A77 एक जॉब है। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल 80, वेजेस आपको दे रखे हैं 150 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 200 रुपए, ऐसे इसका दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल 420, डायरेक्ट वेजेस 450 और फैक्ट्री ओवरहेड 400 रुपए। कहता है डायरेक्ट मटेरियल इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ में, मार्च के महीने का हमें बनाना है कॉस्ट रिकॉर्ड, पर दे रखा है फरवरी के मंथ में। तो फरवरी के मंथ में इस तरीके से इशू करा था मटेरियल, 120 रुपए का मटेरियल इशू करा जॉब 99 के लिए, 280 का इशू करा जॉब A77 के लिए, 225 का इशू करा जॉब A66 के लिए, और 300 रुपए का इशू करा जॉब A55 के लिए। 4 तरीके की जॉब यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। डायरेक्ट लेबर डिटेल फॉर मार्च 2017 के लिए, डायरेक्ट लेबर कहता है जॉब नंबर A99 में 400 घंटे लगते हैं और 600 रुपए के हिसाब से पेमेंट होती है। जॉब नंबर 77 में 200 घंटे काम होता है और 450 के हिसाब से पेमेंट होती है। और 66 A66 वाली जॉब में 300 घंटे काम होता है, 675 के हिसाब से पेमेंट होती है। और A55 वाली जॉब में 100 घंटे काम होता है और 255 के हिसाब से पेमेंट होती है। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट लेबर रेट विच आर 2 रुपए पर आवर। कहता है जिस तरीके से डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, उसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे, पर 2 रुपए पर आवर के हिसाब से। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना कैसे निकालेंगे, वो कह रहा है जितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं उसका 2 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगी। मतलब जॉब नंबर A99 में अगर 400 घंटे लगे तो 2 रुपए पर आवर के हिसाब से मतलब 800 रुपए की पेमेंट होगी, मतलब 800 रुपए की कॉस्ट आएगी फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालने का तरीका है 2 रुपए पर लेबर आवर, 2 रुपीज पर लेबर आवर। अगर 1 घंटा लेबर काम करे तो 2 रुपए की फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, ओवरहेड की कॉस्ट। अगर 400 घंटे काम हो रहा है तो 2 रुपए इंटू 400, 800 रुपए की फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आएगी।
कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड इन द मार्च 2017 वास 2100 रुपए। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो इंकर्ड हुआ मार्च 2017 में, मार्च के महीने में, वो 2100 रुपए हुआ। जॉब नंबर A99 और A77 कंप्लीट ड्यूरिंग द मंथ। उस मार्च वाले महीने में जॉब नंबर A99 A77 कंप्लीट हो गई। दे वर बिल टू द कस्टमर एट अ प्राइस विच इंक्लूड 50% ऑफ द प्राइस ऑफ जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड 10% ऑफ द प्राइस ऑफ प्रॉफिट। तो कह रहा है कि देखो 15% जॉब का तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का जोड़ दिया बिल में। कस्टमर से पैसा, दो जॉब कंप्लीट होगी, कस्टमर को बोलेंगे भाई आपका काम हो गया, आप ले जाइए अपना पैसा, और अपना पैसा दीजिए और अपना प्रोडक्ट ले जाइए। अब जब कस्टमर आएगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के 15% चार्ज करे और 10% प्रॉफिट चार्ज करा उससे। आपसे कह रहा है प्रिपेयर करो एक जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट बेसिकली ये क्वेश्चन ना जॉब कॉस्टिंग का है, ठीक है, आगे जाकर पढ़ेंगे। पर बनाना उसमें भी कॉस्ट शीट ही होता है, उसमें कोई अलग नहीं होता, सब कुछ वही कंसेप्ट सेम कॉस्ट शीट की तरह, बस नाम जॉब 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 दी जाता है हर जगह, जॉब कॉस्ट शीट। तो जॉब कॉस्ट शीट बनाना सिर्फ A77 और A99 के लिए, और बाकी को इग्नोर कर दो। 65 और 55 वाला था ना ये वाला, इनको इग्नोर कर देंगे। कहता है डिटरमाइन करो सेलिंग प्राइस फॉर अ जॉब, दोनों जॉब का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करो और कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। ठीक है सर, पहली दो काम तो इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन अभी मुझे पता है आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे फिर से पढ़ेंगे और फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 16, और ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन खत्म हो गए आज क्वेश्चन करने के बाद। फिर करेंगे स्कैनर। ठीक है, बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर जॉब A99 एंड जॉब A77। हमें दो के लिए ही बनानी है, बाकियों के लिए कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये होगी जॉब A99 और ये होगी जॉब A77। अब सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो एक रीड करा था बस क्वेश्चन को, है ना। अब देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल है कहां पर और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आई। आइए अब देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कहां पर है और ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं मार्च के महीने का। तो ये तो दे रखा था मार्च के महीने का ओपनिंग, तो हमें दे रखा था, कह रहा ओपनिंग स्टॉक 1 मार्च 2017 को ये था। तो जॉब नंबर 99 के लिए कुछ ओपनिंग स्टॉक था जो कि डायरेक्ट मटेरियल वेजेस वगैरह सबका आ गया। जॉब नंबर A77 के लिए भी कुछ ओपनिंग स्टॉक था। क्या था, टोटल डायरेक्ट मटेरियल इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, देखो 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 गलती, या मंथ ऑफ फरवरी नहीं आएगा दोस्त, फरवरी नहीं आएगा, मार्च के महीने की डिटेल दे रखी है ना, मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी मार्च आएगा यहाँ पर। भैया ये डिटेल जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये मार्च के महीने की है, फरवरी के महीने का क्या करूंगा मैं, क्या लिखा था लास्ट में, द फॉलोइंग डिटेल इज अवेलेबल फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग या फिर कुछ मिस्टेक है, यहाँ फरवरी लिख दिया गया है, वैसे है वो मार्च का। तो डायरेक्ट मटेरियल इशूड का मतलब ये हुआ कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना खरीदा गया है, डायरेक्ट मटेरियल में कितना खर्चा हुआ है। तो अगर आप देखें तो हमारा दो काम के, एक तो जॉब नंबर A99 में 120 रुपए खर्चा हुआ और जॉब नंबर A77 में 280 रुपए खर्च हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल ये मार्च के महीने का, ठीक है ना, आप ठीक कर लीजिए इसको, ये मार्च के महीने का है, फरवरी काट के इधर मार्च करिए आप, यहाँ पर गलत है ये। तो देखेंगे एक बार, यहां पर हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल जॉब नंबर A99 के लिए 280 रुपए नहीं, 280 इसका है और 120 इसका है, 120 रुपए ये खर्च हुए। डायरेक्ट लेबर अगर देख बात करें तो डायरेक्ट लेबर की बात करें तो जॉब नंबर A99 के लिए टोटल तो 400 घंटे थे, पर 400 घंटे कितने पैसे दिए, सिर्फ 600 रुपए दिए। यहां नहीं लिखा 600 रुपए पर आवर, ऐसा नहीं लिखा दोस्त। जब ऐसे लिखा होगा ना 600 रुपए पर आवर, तभी आप कहोगे एक घंटे के 600 तो 400 घंटे के कितने। यहां सिर्फ लिखा 600 ही दिए हैं, वो 400 घंटे के दिए टोटल। और A77 के लिए ये रहा कुछ हिसाब, और A99 के लिए रहा। तो भैया A99 के लिए तो 600 रुपए और A77 के लिए 450 रुपए। तो 600 रुपए डायरेक्ट मटेरियल पे स्टैंड, डायरेक्ट लेबर पे स्टैंड करा A99 में, और 450 रुपए आई थिंक, समझ में आ गया।
दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है मुझे बताइए, दोनों को जोड़ने के बाद बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं, नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मिस्टेक थी, क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, इसको आप ठीक करेंगे। हमें मंथ के मार्च के महीने की डिटेल है, ना कि फरवरी के। तो मार्च का, फरवरी का करूंगा क्या, फिर तो यूजलेस डिटेल है। हमें तो मार्च के महीने की कॉस्ट शीट बनानी है ना दोस्त, तो ये यूजलेस नहीं है, ये मार्च का महीने का है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। फिर बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कहा कि 2 रुपए पर आवर्स के हिसाब से देंगे, तो मतलब ये 2 है, तो 2 रुपए पर आवर के साथ फैक्ट्री ओवरहेड। बट कहा था कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड पूरे मार्च के महीने में दोनों में सब में लगा कितना, 2100 रुपए। मुझे बताओ टोटल क्या क्या हमने बनाया। ध्यान दीजिएगा, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दो दो रेट दे रखे, एक 2100 टोटल होना चाहिए और 2 रुपए पर आवर्स का हिसाब से दे रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं टोटल आवर्स की बात करूं पूरे मार्च के महीने में, टोटल आवर्स लगे अलग अलग जॉब्स में, भाई इधर सुना, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितने है, 2100 रुपए। तो मैंने कहा भाई देखो 400, 200 और 300 और 100 कितना हो गया टोटल, 1000 रुपए। चेक करेंगे आप, 4 5 6, 6 और 3 9 और 1000। तो भैया टोटल 1000 घंटे काम हुए मार्च के महीने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मार्च के महीने में टोटल कितने काम हुए, 1000 घंटे काम हुए। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं 1000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर 2 रुपए पर आवर्स की कॉस्ट है, अगर 2 रुपए पर आवर का लेबर आ रहा है मार्च के महीने में, क्या बोल रहा है भाई, फैक्ट्री ओवरहेड क्या करेंगे, कहेंगे 2 रुपए पर घंटे के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड लगेगी कॉस्ट। तो मैंने कहा 1000 घंटे अगर टोटल जॉब, सर जॉब A99 और 77 नहीं देखनी, वो तो ठीक है आप उतनी देखोगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पूरे मार्च के महीने के टोटल आवर्स देखोगे तो 1000 घंटे निकल कर आते हैं, और 1000 के हिसाब से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्त 2000 रुपए निकल कर आते हैं। वो कहता है नहीं हमारी 2100 की कॉस्ट आई है टोटल मार्च में सभी को मिलाकर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप खुद समझदार हैं। वो कह रहा है कि 2 रुपए पर आवर के हिसाब से लेबर आवर देखते हैं, तो मार्च के महीने में टोटल 1000 घंटे कम हुआ ना। अभी आप छोड़ो कि हम दो के लिए क्रोसिट बना रहे, इन 2 के लिए बना रहे, उसको अभी इग्नोर कर दो। अभी आप ये समझिए कि चार मतलब टोटल 1000 घंटे काम हुआ है ना मार्च के महीने में। अगर मार्च के महीने में टोटल 1000 घंटे काम हुआ है और 2 रुपए के हिसाब से अगर मेरे को लेबर आर की कॉस्ट लगा, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट लगती है, तो 2000 रुपए आना चाहिए। ये तो कह रहा है मार्च के महीने में 2100 आ रहा है, मतलब ये फिर ये इसका रेट अप्लाई नहीं करेंगे। रेट क्या अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे, नोट देंगे नीचे, एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट देंगे दोस्त। ये लीजिए दोस्त, नोट्स मैंने लिख दिया, नोट मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्या रहा है लिखो, पढ़ेंगे एक बार। फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड आर 2100 रुपए। देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना एक्चुअली इंकर्ड हुआ है, 2100 रुपए। भाई एक्चुअली कितना इंकर्ड हुआ है, 2100 रुपए हुआ है। दोस्तों अगर वो लाइन नहीं बोलता ना, दोस्तों याली लाइन नहीं बोलता ना, याली फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड इतना इतना, तो मैं 2 रुपए पर यूनिट ही लेके चलता, क्योंकि इसने ये लाइन बोल दी, इसका मतलब एक्चुअल इंकर्ड अलग हुआ है और 2 रुपए के हिसाब से अलग निकल रहा है। तो दोस्त 2.1 पर यूनिट लेबर आर लेके जाएंगे, द रेट टू बी कंसीडर एज 2100। अगर खर्च होते हैं 1000 घंटे पे तो 1 घंटे में 2.1 पर आर हो रहा है। एंड इग्नोर 2 पर आर वाली इग्नोर कर देंगे रेट, एंड इग्नोर रेट, या रेट को इग्नोर कर देंगे दोस्तों। आप खुद ही समझिए समझिए 2100 रुपए खर्च हुए एक्चुअली 1000 घंटे के, तो 1 घंटे का कितना बनता है, 2.1 ना। तो 2 रुपए दे रखा है तो वो गलत है, उसको इग्नोर कर देंगे। बता एक्चुअल लेबर रेट जो बन रहा है, फैक्ट्री ओवर रेट बन रहा है तो 2.1 पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने ये कर लिया। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी दोस्त, प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी भाई, 120 प्लस 600 ये आ जाएगी 720, और इधर 280 प्लस 450 ये आ जाएगी 730। इसमें ऐड करते हैं, बताओ क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला था, 2 रुपीज 2.1 पर आर, है ना, 2.1 पर आर था। आपको पता है जॉब 99 के लिए कितने आर थे, जॉब 99 के अगर देखोगे तो 400 घंटे थे, 400 इंटू 2.1 कर देंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 2.1 तो 840, 2.1 पर लेबर आर, ऐसे ले देता हूँ। जो फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट आ रही है वो 2.1 पर लेबर आर की है, मतलब जितने लेबर आर खर्च होंगे लगेंगे जॉब 99 में 2.1 के हिसाब से होगी। 400 खर्च हुए तो 400 840 रुपए की कॉस्ट ये आई है। इसके लिए कितने लेबर आर खर्च हुए, 200, 200 इंटू 2.1 या दैट इज 420। फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP।
दे रखा है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, अगर नहीं दे रखा तो इग्नोर करता, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी नहीं दे रखा पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दे रखा है। पहले इसको जोड़ लो भाई, 720 प्लस 840 कितना हो गया 1560, और इधर 730 प्लस 420 कितना हो गया 1150। अब दोस्तों ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कैसे निकालेंगे, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले से। ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब है ना, यही डब्ल्यूआईपी है। जो पिछले साल बच गया था वही तो इस साल ओपनिंग स्टॉक आएगा ना, जो पिछले साल बच गया था काम करने से, काम पूरा होने से, वही तो ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो ये जो आपको दे रखा है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब, यही है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्या मतलब, जो अभी पिछले साल, ये देखो 1 मार्च का है ना, मतलब साल के, मतलब फरवरी के महीने में जो चीज बच गई थी काम पूरा होने से, वो इस साल का ओपनिंग माना जाता है। तो ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माना जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, जॉब 99 का देखो 150, 80 और 200, 150, 80 और 200 कितना हो गया 430। तो 430 का ये ओपनिंग स्टॉक है, जिसमें हमने क्या करा, हमने लेबर प्लस मटेरियल और प्लस ओवरहेड, तीनों को जोड़ने के बाद 430 आया। इसका मतलब सेम इधर 420, 450 और 400, ये आ गया 1270, ये आ गया 1270। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। कहेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जोड़ेंगे 1560 प्लस 430, तो टोटल आया 1990, इधर 1150 प्लस 1270, 2420। और कोई भी मेरे पे ओवरहेड नहीं है दोस्त, तो यही फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, यही टोटल ओवरहेड हो गया, और यही कॉस्ट ऑफ सेल। भाई इसके बाद तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है, तो यही क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल। एक मिनट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दे रखा है, हाँ जी, कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है नीचे। देखिए ये जो आपको दे रखा है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब, ये हमारा डब्ल्यूआईपी है। पिछले साल, पिछले फरवरी में, साल नहीं है वो, फरवरी का महीना, एक ही साल है, फरवरी के बाद मार्च महीना चेंज हुआ है। तो पिछले महीने जो काम इनकम्प्लीट रह गया था वो अगले महीने कंप्लीट होगा ना पहले, तो पहले अगले महीने ये वाला काम कंप्लीट करा जाएगा। तो ये जो काम है अभी इनकम्प्लीट है, पिछले महीने बच गया था, अब इस महीने कंप्लीट होगा। साल नहीं है दोस्तों, पिछले साल जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड माना जाता है। तो पिछले साल, पिछले महीने जो काम बच गया था वो अभी इस महीने पूरा होगा, फिर आगे की बात करेंगे। तो पहले ये वाला महीना, तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माना जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देख लीजिए अब जल्दी से। कहता है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 50, ये कह रहा है देयर वर अ बिल्ड टू द कस्टमर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आइए वर्किंग नोट बनाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। कैलकुलेटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कैलकुलेटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये लाइन पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल है, अगर आप एक बार में समझ जाएंगे तो देखेंगे। कहता है, एक लाइन समझना, कह रहा है देयर वर बिल्ड टू द कस्टमर एट अ प्राइस विच इंक्लूड, जिसके अंदर इंक्लूड है 15% का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड 10% का प्राइस ऑफ प्रॉफिट। कहता है बिल्ड अमाउंट, बिल्ड अमाउंट है ना, बिल्ड अमाउंट, बिल अमाउंट जो भी होगा, देखो क्या कह रहा है कि हमने एक बिल बनाया कस्टमर के लिए, उसके अंदर प्राइस था, उस बिल के अंदर, मतलब मैं कस्टमर से जो पैसा चार्ज करूंगा वही बिल पे लिखूंगा। मान लो आप मेरे कस्टमर, आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदना है, मैंने कहा भैया ऐसा है 100 रुपए दे देना मुझे, लेट अजम्पशन कि हमने 100 मान लिया, मैंने कहा 100 रुपए दे देना। वो कह रहा है 100 रुपए जो आप प्राइस मांग रहे हो ना कस्टमर से, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया तरीके का, एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। मैं कह रहा था हाँ, बिल जो कस्टमर को दिया है, जो कस्टमर को, बड़ा सिंपल सा नहीं कॉन्सेप्ट भाई, एक बिल जो कस्टमर को आप दोगे, जो बिल में प्राइस रखोगे वही तो सेलिंग प्राइस होगा, उसी प्राइस पे तो आप बेचोगे। तो आप मेरे से सामान खरीदना है, मैंने कहा भैया देखो 100 रुपए में दूंगा एक प्रोडक्ट, एक पेन 100 रुपए में दूंगा, आपने कहा ठीक है बिल बना दो, तो जो बिल बिलाऊंगा उसमें 100 रुपए तो लिखूंगा। अब वो कह रहा है कि ये समझना है कि जो बिल कस्टमर से चार्ज करा जाएगा, जो प्राइस बिल में लिखा होगा वो प्राइस सेलिंग प्राइस होगा। तो बिल अमाउंट लिख लो या सेलिंग अमाउंट लिख लो, सेलिंग सेलिंग प्राइस लिख लो, बात एक ही है भाई। बिल में जो अमाउंट लिखा होगा वही तो बेचने वाला प्राइस होगा, वही तो कस्टमर से चार्ज करोगे। अब ये मुझे पता नहीं कितना है,
कितने का बेचा? तो मैंने लेट एज्यूम कर लिया कि 100 रुपए में बेचा। लेट मान लिया 100 रुपए है, 100% होती है अपनी एक ही। मैंने जब भी कुछ नहीं पता होता तो क्या मानते हैं, 100 रुपीज। ये समझते हुए कि जो भी सेलिंग प्राइस होगा अपने आप में 100% होगा। अब वो कह रहा है कि देखो जी 15% इंक्लूड है इस प्राइस में, 15% इंक्लूड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, और 10% इंक्लूड है प्रॉफिट का खर्चा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले इसमें से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटाता हूं। तो जब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटाऊंगा तो 10% ऑफ प्रॉफिट आएगा, और वो किसका है, सेलिंग प्राइस का ही। तो प्रॉफिट का 10, 100 का 100 तो मैंने लेट कर लिया कि अगर मान लो सेलिंग प्राइस 100 है, तो 100 का अगर 10% इसके अंदर इंक्लूड है, अगर मैं हटा दूंगा प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस में से, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। नहीं आएगी क्या? क्या आ जाएगा दोस्त, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी ना। नहीं आया समझ? मैंने कहा देखो बिल अमाउंट जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपए है। 100 रुपए इन द सेंस कि आपका मैंने लेट कर लिया, अब होगा 40, 50, 1000, 2000 जो भी हो सकता है, हमें क्या पता, हमने तो लेट करा है कि 100 रुपए, आप एक्स मान लो, फिर एक्स में मैथमेटिक्स आ जाएगी थोड़ी, तो 100 लेट करना एक सिंपल तरीका है। अब इस 100 रुपए में दो चीज जुड़ी हुई है, इस 100 प्राइस के अंदर दो चीज जुड़ी हुई है, ऐसा कह रहा है। एक तो 15% जुड़ा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और 10% जुड़ा हुआ है आपके पास प्रॉफिट। तो मैंने कहा पहले 10% प्रॉफिट कितना आया, 100 का 10 लेट करा 100। अगर 100 सेलिंग प्राइस हो तो 10% निकालूंगा 100 का, तो 10 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस जो मर्जी होगा उसका 10% निकाला जाएगा, पर अभी मैंने लेट करा है 100 है, तो 100 का 10%, 100 लेट करें सर हम तो 20, 200 कर रहे हैं। आप 200 कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, आप 400 कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, 1000 कर लो तब भी आंसर सेम आएगा। लेट आप कुछ भी कर सकते हो, उसी बेसिस पर, लेट के बेसिस पर ही आप परसेंटेज निकालोगे। आपने 200 करा तो 20 आएगा, आपने 300 करा तो 30 आएगा, कुछ भी कर लो। 100 इसलिए होता है क्योंकि वो 100 आता है, तो 100 से आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। तो 10% प्रॉफिट है, 100 का 10% कितना हो गया, 10। कितना आ गया सर, 90। तो कॉस्ट कितनी होगी, 90। अब वो कह रहा है इसके अंदर लेस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो 15% है ऑफ सेल प्राइस का, बिल अमाउंट का। 15% इंक्लूड है बिल अमाउंट पे, वो भी जो 50% ऑफ द प्राइस, जो ये प्राइस था उसी प्राइस का 15% है, और 10% भी उसी प्राइस का है। समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर दे रखा है, मैं नहीं कह रहा ये 15% सेलिंग प्रॉफिट सेलिंग पार्ट है। कह रहा है जो भी प्राइस बिल में होगा कस्टमर एट अ प्राइस, उस 15% ऑफ प्राइस और 10% ऑफ प्राइस, जो प्राइस आपको लगा रहा है ना ये प्राइस, तो ये वही प्राइस है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का 15% नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका 15%, और प्रॉफिट भी सेलिंग इसका परसेंट। तो कितना आएगा जी, 15 आएगा। 15 हटा देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इससे पहले क्या आती है, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं ना। मे पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखो कॉस्ट ऑफ सेल से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो उल्टा चलेंगे। जब मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड कर देता हूं, आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ऐड करेंगे फिनिश गुड, क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग का फिनिश गुड ऐड करेंगे, लेस करेंगे, और आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वापसी माइनस कर दिया तो जो निकल कर आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नील वगैरह सब कुछ कोई भी नहीं दे रखा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यही फैक्ट्री कॉस्ट। कितना है, 75। अरे कुछ दे ही नहीं रखा दोस्तों, आप मुझे बता दीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट आई, इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर आ जाती है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करते हैं, फिर आ जाता है सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। यही आता है ना, ऐसे होता है। मैंने कहा ये कुछ अमाउंट दे रखा है आपको, ये नील है, ये नील है, नील 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 सब नील आ जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नील है, तो यही अमाउंट कर आ जाएगा यहाँ से। ये भी ओपनिंग फिनिश गुड नहीं दे रखा, ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश दे रखा है, यही अमाउंट वापसी नहीं आ जाएगा यहाँ पर। और ये भी नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये डालूंगा यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये मान लो 90 है, ये 15 मैंने ये 15 ऐड करने के बाद 90 आया होगा, तो माइनस कर दूंगा तो कितना होगा, 75 होगा। और यहाँ पर नील है तो ये भी 75 होगा, और यहाँ पर भी नील है तो ये भी 75 होगा। वही तो कह रहा हूँ मैं, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वही, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं था ऐड करने को। फैक्ट्री कॉस्ट से डायरेक्टली हम सेलिंग एंड ऐड कर रहे हैं क्योंकि कुछ है नहीं। इसका मतलब आपको एक परसेंटेज मिल गया कि अगर सेलिंग प्राइस 100 के बराबर है तो प्रॉफिट 10 के बराबर है। तो अगर फैक्ट्री कॉस्ट 75 के बराबर है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15 के बराबर। तो मैंने कहा जो फैक्ट्री कॉस्ट मुझे दे रखी है ना ये वाली, ये 75 के बराबर है। तो कैसे निकालेंगे, निकालो आराम से। मैंने कहा देखिए 1990 ये 75 के बराबर है और सेलिंग प्राइस 15 के बराबर है। समझ में आ रहा है दोस्त, मैं फिर बता रहा हूं। पता है ये क्या है, क्योंकि बीच के ना वो खा गए, बीच में नील नहीं दे रखा, तो हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ जाए। मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ दोस्त,
यहाँ पर, क्योंकि एक एक ही बार समझाना, चीज़ों को ठीक से समझा देते हैं। मैं ये लेके चलूँ 1990 फैक्ट्री कॉस्ट, ये देखिए, और आगे तो 1990 फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है नील, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा 1990। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नील है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये भी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी क्या आएगा 1990, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जो भी होगा, और फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि जो ये फैक्ट्री कॉस्ट है यही तो फैक्ट्री कॉस्ट है, एग्जैक्ट फैक्ट्री कॉस्ट है, वही सीओ प्रोडक्ट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वही तो मैंने कहा। अब आप ये समझिए कि यही सीओ जीएस है और यही फैक्ट्री कॉस्ट है, तो इसको इग्नोर कर दूं अब, तो मैं कह दूं यही फैक्ट्री कॉस्ट है, देखो शुरुआत में यही आई, क्योंकि सब नील होगा तो यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं कह रहा हूं कि देखो ये जो है वो 15% है, ये है 90%, इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट 10%, तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस जो कि मैंने आना था 100, इसका 10%, इसका 15% आएगा 15, और ये कितने के बराबर होगा 75 का। तो मैं कह रहा हूं जो फैक्ट्री कॉस्ट है 1990 ये 75 के बराबर है, तो 15 के बराबर लाना होगा तो क्या करना होगा, तो 75 से डिवाइड और 15 से मल्टीप्लाई, और अगर 90 से लाना 90 के बराबर लाना होगा तो इसको 75 से डिवाइड 90 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, और इसको 75 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, इसको 75 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। ऐसे निकल जाएंगे सारे, कैसे निकलेंगे ये देखो, तभी तो निकाला मैंने ये कि सेलिंग प्राइस है, ये इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूं, ये देखो ऐसे, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं पता, इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी नहीं पता, पर ये 15% है सेल का, ठीक है ना। फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, ये भी नहीं पता, पर ये पता है 15% 10% है सेल का, बिल अमाउंट का। फिर आ जाता है सेल। अब मुझे बताओ परसेंटेज किसका है, वो सेल का है ना, तो लेट सपोज कि सेल को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो अगर प्रॉफिट 10 है और सेलिंग प्राइस ये तो 90 होगा ना, ये 90 को 10 से जोड़ने का तभी तो 100 आएगा, ठीक है, ये आ गया। ये कह रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% है सेलिंग प्राइस का, तो ये कितना आ जाएगा 15, तो अगर ये 15 है तो ऊपर क्या होगा 75 होगा ना दोस्त, ऐसे निकाला, ये निकल गया बैलेंस फिगर से। तो मैं कह रहा हूं अगर फैक्ट्री कॉस्ट 75 के बराबर है, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा 75 से डिवाइड करके तो ये आ जाएगा, 75 से डिवाइड करके फैक्ट्री कॉस्ट को 90 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, तो इस तरीके से निकलते चले जाएगा बस। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलो ग्रीन में लिख रहा हूं, ये 75% के बराबर है, ये 15% के बराबर है, और उसको ऐड करने के बाद जो आएगा वो 90% के बराबर होगा, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। अब जरा देखना, तो क्या आ जाएगा सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, करना आपको आता है, यहां लिख लेना अपने हिसाब से, 1990 75 के बराबर है, ठीक है जी, कैलकुलेटर पकड़ो, 1990 डिवाइड बाई 75 कर दो, एक के बराबर आ गया, और मल्टीप्लाई बाय अगर 15 कर दोगे तो 15 के बराबर, 90 करोगे तो 90 के बराबर, 10 करोगे ऐसा आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 15 करके दिख रहे हैं मैंने, तो आया 397.9, तो जैसे आया 398, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो 1990 प्लस 398 ये आ जाएगा 2388, ये आ जाएगा दोस्त 2388, ये था 75% के बराबर, ये था 15%, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90%, और फिर 10% जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100%। तो इसको देखो 1990 को 75 से डिवाइड और 90 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आ जाएगा, 1990 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय 90, सॉरी 1990 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय 90, देखो 2388 आ गया ना। अब मैंने कह रहा हूं 1990 75 से डिवाइड करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा प्रॉफिट, तो 1990 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 265.3, और यहां पर आ जाएगा आपका सेल अमाउंट। समझ में आया कैसे करना है दोस्त, वही है प्रॉफिट और ये सेल, थोड़ा बड़ा था, तो 2388 प्लस 265.3 आ जाएगा 2653.3, सेम एज इट इज ये 2420 75 के बराबर है, 15 के मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, तो 2420 को पहले 75 से डिवाइड करो, ये आ गया 1 के बराबर 32.2666 आ जा रहा है, मल्टीप्लाई पे 15 करोगे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे 90 करोगे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे 10 करोगे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे 100 करोगे ये आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई पे पहले 15 करता हूँ, ये आएगा 484, इसी को मल्टीप्लाई बाय 90 करता हूँ आ जाएगा 2904, ऐड करके देख लो, इसको 75 से डिवाइड करा 1 के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 90 करा ये आ गया, इस दोनों को ऐड कर लो यही आएगा, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आएगा
22 और 322.66 इधर डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आएगा 3226.66 दोनों को जोड़ना 2904 प्लस 322 देखा आ गया ना बराबर। अब जो सेलिंग प्राइस है ना ये वाला जो सेलिंग प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है इसका परसेंटेज निकाल लो आप डायरेक्ट। अगर सेलिंग प्राइस का इसका 10% निकालोगे तो ये आएगा, 15% निकालोगे तो ये आएगा कि दोनों परसेंटेज इस पे अप्लाई हो रही थी और इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। समझ आया? तो सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया, कॉस्ट शीट तो बना ली पहले इन दोनों की, डिटरमाइन कर लिया सेलिंग प्राइस फॉर दी जॉब। दो पार्ट खत्म हो गए ए और बी। ए पार्ट था कि यहां तक कॉस्ट निकालना, ये हमारा ए पार्ट था कॉस्ट निकालना। बी पार्ट था सेलिंग प्राइस बताना और सेलिंग प्राइस कितना है 2653.33 2653.33 और 3226.66 क्या है 3226.66 ये आपका सेलिंग प्राइस है। और लास्ट को कह रहा है कि कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस मतलब WIP कितना बच गया वो कैलकुलेट करो। दो तरीके हैं WIP कैलकुलेट करने के लिए, पहले एक सिंपल तरीका बताता हूं फिर दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे, अल्टरनेटिव वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ WIP, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ WIP। आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि हमारे पास टोटल 4 जॉब थी दोस्तों। जॉब काउंटर कितने ये लिखना मत, जॉब A99 77A और A66 और A55 साफ साफ क्लियरली बताया था A99 और A77 जॉब कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट क्या नहीं हुई ये दोनों जॉब बताइए कौन कौन सी जॉब कंप्लीट हो गई। तो लिखो ये लाइन, जॉब नंबर A99 एंड A77 वर कंप्लीट ड्यूरिंग दी मंथ। ये जॉब कंप्लीट हो गई है दोस्त, जॉब A99 और A77 कंप्लीट ड्यूरिंग द मंथ मतलब मार्च के महीने में जॉब कंप्लीट हो गई। तो कौन सी जॉब कंप्लीट नहीं हुई A66 और A55। तो बस इनकी कॉस्ट को जोड़ लो आप। तो नीचे नोट दे देंगे A66 एंड A55 जॉब वर नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। जॉब A66 एंड जॉब A55 वर नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ये कंप्लीट नहीं है, बाकी तो कंप्लीट हो गई, वो क्लियरली लिखा हुआ था मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है ना, क्लियरली लिखा हुआ था ये वाला। ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं हुई तो इस पे कितनी कॉस्ट लगी वो जोड़ लो, भाई WIP कॉस्ट आ जाएगी। भाई कहां कहां लगी थी, ओपनिंग तो था नहीं इसका कुछ, क्लोज ये रहा। तो दो तरीके, एक तो ये है मैं जिसमें हरा लगाऊंगा, एक ये है इस जॉब की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, एक इसकी लेबर की कॉस्ट है ये रही। तो देखिए नहीं लेबर की कॉस्ट ये नहीं 2.1 के हिसाब से हो गई, ये चेंज हो गई थी ना, ये तो 2 के हिसाब से। अच्छा ये डायरेक्ट लेबर है, सॉरी फैक्ट्री ओवर है 2.1 के हिसाब, ये ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है ना दोस्त। अच्छा पहले ये बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा। भाई मेरे को सिंपल सी बात है, सारी कॉस्ट को जोड़ दो। भाई ये दोनों जॉब अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इन पे कितना खर्चा हुआ उसको जोड़ दो, वही WIP की कॉस्ट है, जितना बन गई उतनी की कॉस्ट। यार जितना खर्चा हुआ होगा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ होगा है ना, डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा हुआ होगा। कैसे, पहले जॉब A66 पे लगा होगा कुछ खर्चा, बनाने में आधा बन गया आधा नहीं बना, या कुछ बन गया कुछ नहीं बना, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ होगा। बता रहा है सर डायरेक्ट मटेरियल पे लगा, इस पे लगा 225 का, इसको लगा 300 का, तो 225 इसका और 300 इसका, टोटल कितना पैसा खर्च हुआ मटेरियल खरीदने में 225 प्लस 300। अभी मटेरियल खरीदा है, खरीदने में 525 रुपए खर्च हो गए। इसके बाद ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर, फिर लेबर लगेंगे बनाने के लिए, ठीक है सर लेबर लगे और दोनों में लगेंगे, जॉब A66 और जॉब A55। तो मुझे बताइए लेबर लगेंगे कितना आ जाएगा। जॉब A66 में लेबर लगा 675 रुपए और जॉब A55 में लेबर लगे 225 रुपए, तो 675 और 225 दोनों को जोड़ देंगे 675 और 225 900 रुपए यह आ गया। अब फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी लगा था, हाँ जी 2.1 के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड कैसे 2.1 पर आवर्स के हिसाब से, ये मैंने निकाला था ना आपको बताया था, यही वाला सही माना जाएगा। तो जॉब A में A66 में कितने घंटे काम हुए और जॉब
ए 55 में कितने घंटे काम हुए? तो बताइए, जॉब ए 66 में 300 घंटे और उसमें 100 घंटे, तो 300 इंटू 2.1 और 100 इंटू 2.1 कितना आ जाएगा सर? ये 300 मल्टीप्लाई बाय 2.1 कितना आ जाएगा? 630 रुपये यहाँ खर्च हुए फैक्ट्री ओवरहेड के, और 100 मल्टीप्लाई बाय 2.1 210 रुपये यहाँ खर्च हुआ, और सेलिंग का खर्चा होगा नहीं क्योंकि अब ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो फैक्ट्री ओवर तक होगा 630 प्लस 210 जोड़ देंगे 840 आ गया बस। तो अभी तक जॉब 66 और जॉब 55 में इतना खर्चा हुआ है, एक तो मटेरियल खरीदने का, एक लेबर का, और कुछ फैक्ट्री ओवरहेड का 2.1 आवर्स के हिसाब से। तीनों को जोड़ देंगे 525 प्लस 900 और प्लस 840, तो आएगा 2265। तो ये आपके पास इस तरीके से निकालेंगे। दूसरा मेथड भी है पर वो थोड़ा लॉन्ग है, उसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल तरीका है। ये सबसे सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में क्या है कि भाई जितना WIP, पहले तो समझ में आएगा ना WIP बचा है, क्योंकि देखो ये लिखा था कि 2 जॉब कंप्लीट हो गई है, जॉब नंबर ये और ये कंप्लीट हो गई है, तो कौन सी नहीं हुई? बाकी दो 60 से 55 वाली। तो 66 में कितना खर्चा हो चुका, 55 में कितना खर्चा हो चुका, सबको जोड़ देंगे तो टोटल जॉब की जो WIP वाली जॉब्स है दो, उनका टोटल WIP कॉस्ट निकल जाएगी, जितना खर्चा हुआ उसको जोड़ दो। तो इस तरीके से यह वाला पार्ट भी खत्म हो गया। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से मैं सारे क्वेश्चन करा दिए, एक भी नहीं छुड़वाया, सारे करवा दिए। यही खासियत होती है दोस्तों मेरी क्लास के अंदर, एक भरोसा मैं स्टूडेंट को कर देता हूं कि कराऊंगा सारे ही। आ जाओ पास्ट ईयर क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन करने हैं, कितने? 34। कितने पे आ गए? 22 कर लिए, 12 क्वेश्चन अभी और करने हैं, ठीक है ना। अब आपको दिखेगा जो मैं अब पास्ट ईयर क्वेश्चन में कराऊंगा ना, मतलब स्टडी मटेरियल का मैंने ऊपर करा दिया, मतलब इंस्टीट्यूट बुक का करा दिया। अब जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना उस पर जब मैं कराऊंगा तो आप देखना सब कुछ वैसा ही होगा जो हम पढ़ते हुए आ चुके हैं, कुछ नई बातें मिलेगी। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो पहले वो क्वेश्चन उठाएंगे, तो 12 से 23 से लेकर 30 तक तो क्वेश्चन आपके उसमें हो गए। फिर वर्क बुक के क्वेश्चन होते हैं, कुछ वर्क बुक के क्वेश्चन है डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। कभी कभी आ जाता है 4-5 क्वेश्चन वर्क बुक में भी डाल रखे हैं, वो भी कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। देखो एक चीज पकड़ेंगे, एक चैप्टर पकड़ेंगे, उसका स्टडी मटेरियल कर लेंगे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर, पहले मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, फिर मैंने स्टडी मटेरियल कराया, फिर मैंने आपको वो कराया पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा भी, और फिर वर्क बुक कराऊंगा। और क्या करूंगा यार, एमटीपी से नहीं आता पेपर में, पेपर में एमटीपी से नहीं आता। एमटीपी बनता है सिर्फ ये बताने के लिए कि पेपर आना कैसे है, ना कि उसमें से आएगा। पेपर सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट की बुक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वर्क बुक्स और मेरे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो आपको मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ आपको वो बताएंगे, जनरल नॉलेज कह रहा हूँ, सिर्फ लॉजिक क्लियर करेंगे आपको बस। तो 4 चीज कर लो, मतलब मेरी बुक कर लो भैया, बहुत है। मेरी बुक क्या है, ये तो इंस्टीट्यूट का बस कवर वो कर लिया मैंने, सबको मिला दिया। एमटीपी करने की जरूरत नहीं होती, एमटीपी से पेपर में नहीं आता। आरटीपी तो बहुत पुरानी चल रही है इंस्टीट्यूट पे, नई आरटीपी इशू नहीं करते हर साल इंस्टीट्यूट। हर साल जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग हिसाब है। जैसे सीए इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि उनकी आरटीपी बताती है कि पेपर कैसे आने वाला है, ऐसे सीएस में भी कुछ होता होगा। हमारे इंस्टीट्यूट में जो सीएम इंस्टीट्यूट है उसमें बताया जाता है कि एमटीपी के हिसाब से पेपर कैसा आएगा, ठीक है। एमटीपी इशू होती है हर साल, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।